चलिए, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी सुंदरम म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड लॉन्च कर दिया है अपना। इस फंड का नाम है सुंदरम मल्टी फैक्टर फंड। बिल्कुल, और यहाँ पर आप समझिए कि इस बारे में तमाम तरह की डिटेल्स लेके अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानकारियाँ इससे जुड़ी? थैंक यू हर्ष। सुंदरम म्यूचुअल फंड हाउस करीब 28 साल पुराना ये फंड हाउस है और 70,000 करोड़ रुपए का इसका AUM है। रैंकिंग वाइज ये 17 नंबर पर फिलहाल है। और जो नई लेटेस्ट स्कीम ये लेकर आया है, नया NFO जो लेकर आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुंदरम मल्टी फैक्टर फंड, यानी कि एक तरह से इस फंड में मल्टी फैक्टर जो आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो एक तरह से अपनाई जाएगी। जैसे कि वैल्यू हो गया, मोमेंटम हो गया, साइज हो गया, एक तरह से इनका जो स्कोर सबसे बेहतर होगा उसके हिसाब से उन कंपनियों को चुना जाएगा, उसमें एक तरह से निवेश किया जाएगा और निवेशकों को एक तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं बेंचमार्क की अगर बात करें तो फिर BSE 200 है, यानी कि BSE 200 में शामिल जो 200 कंपनियां होंगी उनमें ये मल्टी फैक्टर एल्गोरिथम बेसिस पे उन 200 कंपनीज में से बढ़िया कंपनी को चुना जाएगा, उसमें एक तरह से इसमें निवेश किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 2 जुलाई यानी कि कल से ही खुल चुका है और 16 जुलाई तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो इसका रहेगा 22 जुलाई को इसका अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपये का इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और 100 रुपये की ही SIP भी इसमें की जा सकती है। एग्जिट लोड 1% रहेगा अगर 365 दिन यानी कि 1 साल से पहले अगर आप यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं तो फिर 1% का आपका एग्जिट लोड लगेगा। वहीं अगर इसके मैनेजर्स की अगर बात करें तो फिर 4 मैनेजर्स हैं इसके, द्विजेंद्र श्रीवास्तव और उसके बाद है संदीप अग्रवाल, रोहित सिक्सेरिया और भरत एस करके। तो ये 4 फंड मैनेजर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम को मैनेज करेंगे। तो फिलहाल इस पूरी स्कीम की जो जानकारी है वो यही है। ओवर टू यू दिव्या एंड हर्ष। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम तरह की जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर सर मेरा आपसे सवाल है, मल्टी फैक्टर फंड हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या होते हैं सर, और यहाँ पे फंड कहाँ, ये जो फंड्स होते हैं वो कहाँ निवेश करते हैं? देखिए, फैक्टर बेस्ड जो स्ट्रैटेजी होती है आपको पैसिव में बहुत ज्यादा दिखाई देगी। आपको पैसिव में फैक्टर बेस्ड फंड दिखाई देंगे। फैक्टर कोई भी एक डिफाइंड स्ट्रैटेजी को हम चूज कर लेते हैं। वैल्यू बेस्ड हो सकता है कि वैल्यू फंड्स को, वैल्यू स्टॉक्स को हम चूज करेंगे या डिविडेंड यील्ड को लेंगे। तो इस तरह से हम कुछ फैक्टर्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। उन फैक्टर्स के बेस पे हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है। अब अगर हम इस NFO की बात करें तो इसी तरह के फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करेंगे, वो AMC ने डिसाइड कर लिए हैं। मल्टी फैक्टर है, मतलब एक फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, इसमें मल्टी फैक्टर्स होंगे। उनके बेस पे स्टॉक सिलेक्शन होगा जिसमें जो है ये फंड इन्वेस्ट करेगा। तो फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी उसी इक्विटी मार्केट में किसी डिफाइंड स्ट्रैटेजी के बेस पे हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। अब वो फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग कोर इन्वेस्टिंग को तो रिप्लेस नहीं करती है। कोर की जब मैं बात करता हूं तो लार्ज कैप हो गया, आपका मिड कैप हो गया, जो आप एसेट एलोकेशन में करते हैं, तो कोर इन्वेस्टमेंट को तो रिप्लेस नहीं करती है क्योंकि एक पर्टिकुलर डिफाइंड स्ट्रैटेजी पे है। ये स्ट्रैटेजी आगे चल के कैसा काम करेगी, हर स्ट्रैटेजी के अपने प्रोज एंड हर इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो आपको समझने की जरूरत है। और उसके बाद तब आप देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं क्या मुझे एग्जिस्टिंग स्कीम्स में नहीं मिलते हैं, क्या इनमें वाकई में कुछ डिफरेंशिएशन आता है पोर्टफोलियो में, और तभी आप सोचते हैं कि ये मेरे पोर्टफोलियो में क्या डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है। ठीक है सर। सर एक चीज और है कि मल्टी फैक्टर फंड में किस तरीके का रिस्क होता है इन्वॉल्व? देखिए, फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग है। फैक्टर मतलब डिविडेंड यील्ड मैंने ले लिया या मैंने वैल्यू बेस्ड ले लिया। अब हर एक अलग तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से वैल्यू, जब हम वैल्यू स्टॉक्स की बात करते हैं तो अच्छे मार्केट में भी आपको वैल्यू स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो जिस तरह के स्टॉक्स हैं, जिस तरह की स्ट्रैटेजी है, वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न करते हुए दिखाई देगी। बट ग्रोथ स्टॉक जो होते हैं वो आपको सडनली मार्केट अप गया, ग्रोथ स्टॉक आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वैल्यू स्टॉक हो सकता है परफॉर्म ना कर रहे हैं। तो जो भी फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग है उसकी अपनी उस स्ट्रैटेजी के बेस पर उसका परफॉर्मेंस आपको हो सकता है अच्छे मार्केट में ना दिखाई दे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए जब आप एक फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, मल्टी फैक्टर फंड में कौन से लोग निवेश कर सकते हैं? मतलब आई मीन टू से जो अभी यहाँ पर अभिषेक ने पूरी जानकारी दी सुंदरम मल्टी फैक्टर फंड के बारे में, आपके हिसाब से क्या निवेश की सलाह रहेगी या नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से तो कोर इन्वेस्टमेंट को तो रिप्लेस नहीं करता है मल्टी फैक्टर फंड। अब किसी भी इन्वेस्टर्स को ये देखने की जरूरत है
कि इससे आपके पोर्टफोलियो में क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको पोर्टफोलियो को किस तरीके से एफिशिएंट बना रहा है। क्या मल्टी फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी जो है, आपका कोर पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है, अब आप कोई डिफाइंड स्ट्रैटेजी, शायद आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो और उस तरह की स्ट्रैटेजी को आप ऐड करना चाह रहे हो, तो वहां पे जरूर जो है इस तरह की फंड जो है आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि कोर्स स्ट्रैटेजी में तो नहीं, बट मे बी जो है कोर्स स्ट्रैटेजी के बियॉन्ड जब आप और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ देख रहे हो या स्ट्रैटेजिकली आप कुछ देख रहे हो, वहां पे जरूर ऐड हो सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर। इससे पहले सर हम आपको थैंक यू बोलें आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत बेहतरीन तरीके से ऑडियंस को सब कुछ समझाने के लिए, हमारे व्यूअर्स को। मैं एक बार सर मेजर पॉइंट्स व्यूअर्स को बता देती हूँ आपकी तरफ से आज हमें क्या क्या समझने को मिला है। जियो के डेट फंड्स के बारे में हो गया, फिर आगे आने वाले फ्यूचर में आने वाले इक्विटी फंड्स के बारे में हो गया। अगर मैं सर कहीं कुछ गलत बोल दूँ आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले तो जो जियो के डेट फंड्स आ गए हैं उनमें फ़िलहाल अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, जैसे कि जितेंद्र सर ने बताया, उनमें लोगों का अच्छा रुझान उनकी तरफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जियो के जो भी इक्विटी फंड्स फ्यूचर में आएंगे, सर ने जो बताया है उस हिसाब से उनका जो झुकाव रहेगा वो पैसिव फंड्स की तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ब्लैक रॉक के बारे में भी हम जानते हैं कि पैसिव फंड्स में उसकी एक्सपर्टीज़ है। इसके अलावा लो एक्सपेंस रेशो की अगर बात करें तो सस्ता सुनकर लोग बहुत जल्दी जियो की तरफ जाते हैं, तो अगर लो एक्सपेंस रेशो की बात करें तो लो एक्सपेंस रेशो का फ़ायदा जो है आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा। छोटी अवधि के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका निवेश है तो आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे एक्सपेंस रेशो अगर कम रहता है तो। इसके अलावा अगर आप इक्विटी में सिप शुरू करना चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट लमसम भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जब जियो का इक्विटी फंड्स आ जाएगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करूं, तो ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आप आज से अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और इक्विटी के फंड में शुरू कर सकते हैं, वो भी आपके लिए उतना बेहतर होगा। और कई फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म इस वक्त कर रहे हैं। और इसी के साथ 5 साल का जो है सिप के निवेशकों का आज के बाजार के मौजूदा माहौल को देखते हुए लक्ष्य होना चाहिए। 5 साल से कम जो है लक्ष्य म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का नहीं होना चाहिए, तभी आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी होता हुआ नजर आएगा। सर अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। बाकी हमें आज आपकी तरफ से बहुत कुछ समझने को मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिला है जियो के ऊपर और खासकर। हाँ जी, मेरे ख्याल से शायद 7 साल एटलीस्ट होराइजन होना चाहिए। आपका जवाब इक्विटी फंड्स में एसआईपी की बात करते हैं। ठीक है, तो 5 नहीं 7 साल आपका कम से कम होराइजन होना चाहिए, तभी आपको जो है अपने निवेश पर फायदा देखने को मिलेगा, जैसे कि सर ने बोला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की जो है तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, चाहे वो जियो पे हो, डेट फंड पे हो, इक्विटी फंड्स पे हो या फिर हमारे जो आम निवेश है उसके ऊपर हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए, तो देखा आपने जियो ब्लैक रॉक के इक्विटी फंड का इंतजार हम सभी को है, लेकिन निवेश में जल्दबाजी से बेहतर है समझदारी। डायरेक्ट प्लान, कम खर्च और बड़ी एएमसी जैसी खूबियां निवेशकों को लुभा सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती हैं। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए, लेकिन सिप में निवेश करते वक्त लंबी अवधि, एसेट एलोकेशन और लक्ष्य आधारित योजना सबसे पहले ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपने आज की सिप के टिप्स से अपनी निवेश रणनीति को लेकर साफ दिशा पाई होगी। कैसा लगा आपको पूरा शो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तमाम व्यूअर्स से हम लोग रोज़ाना गुजारिश करते हैं कि शाम 4 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। कई बार क्या होता है कि आप लेट जुड़ते हैं तो सवाल आपके छूट जाते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम आपके सवालों को ले पाएंगे शो के दौरान। तो फिलहाल के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। कैसा लगा शो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।